मुंसिफ बिहार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। दूसरे मरहले की मुहिम हुई खत्म। 11 नवंबर को 20 अजला की 122 नशिस्तों पर होगी वोटिंग। 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। भागलपुर में जीवन जागृति समिति की जानिब से निकाली गई वोटर बेदार रैली। स्कूली तलबा, समाजी शख्सियात व दीगर शरीक। सख्त सिक्योरिटी के बीच होगा असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का आगाज। तैयारियां हुई मुकम्मल। हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेस तैनात। डीजीपी विनय कुमार का बयान। बिहार में वोट चोरी की हो रही है कोशिश। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए संगीन इल्जाम। तो बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अब थम गई है। इस मरहले में 20 अजला की 122 नशिस्तों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इन नशिस्तों में 101 आम, 19 दलित और 2 कबायली तबकात के लिए महफूज हैं। कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 1165 मर्द, 136 खवातीन और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं। तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख वोटर उनके मुकद्दर का फैसला करेंगे। मुहिम के आखिरी दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और चिराग पासवान समेत कई बड़े रहनुमाओं ने रैलियां करके अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांगा। सबसे ज्यादा उम्मीदवार चैनपुर, सासाराम और गया शहर असेंबली हलकों में है, जबकि सबसे कम उम्मीदवार लोरिया, रक्सोल, सुगोली, त्रिवेणीगंज नशिस्तों पर मौजूद हैं। चालीस घंटे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। किसी भी प्रकार की प्रचार प्रसार को लेकर अब इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। 5 बजे के बाद अब चुनाव प्रचार की जो मुहिम थी वो थम सी गई है। किस तरह के हालात अब इन 122 सीटों पर बनेंगे, उसको लेकर मुझसे बिहार में कर लेंगे तफसीली बातचीत। मेरे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं सीमांचल यानी किशनगंज से मौजूद है जियाउर रहमान। किस तरह के हालात जियाउर रहमान वहां पर बने, स्पेशली सीमांचल को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं। 24 विधानसभा सीटें हैं, ताबड़तोड़ आज रैलियां भी हुई, राहुल गांधी खुद किशनगंज पहुंचे। ऑल ओवर किस तरह के हालात बने हुए हैं जिया? यहाँ की हालात अभी बहुत दिलचस्प है देखने को। यहाँ अभी सारे स्टार प्रचारक आए। आज ये राहुल गांधी आए, फिर आपको चिराग पासवान जी आए, यानी ओवैसी जी तो यहाँ डेरा ही डाले हुए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी रोड शो भी उनकी होने वाली है शहर में। इस तरीका से यहाँ का माहौल बहुत दिलचस्प है। जहां भी टक्कर हो रहा है एमआईएम के साथ या फिर राजद के साथ, इस तरीका से भाजपा या फिर जदयू के कैंडिडेट के साथ साथ ये पूरा यहाँ ये मामला देखा जा रहा है चुनाव का। देखिए जी, आप दूसरा जो फेज 122 सीटें, लेकिन सीमांचल की जितनी भी सीटें सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पर है। क्या वजह नजर आती है इसके पीछे? जी क्या समझ में नहीं आ रही है? सीमांचल पर सबसे ज्यादा नजर सबकी टिकी है। दूसरे फेज में कुल मिलाकर 122 सीटें हैं, लेकिन सीमांचल के जो 4 जिले हैं, 24 विधानसभाएं हैं, इसी को लेकर सबकी निगाहें टिकी, इसलिए सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक यहीं पहुंचे हैं। क्या वजह इसके पीछे नजर आती है? जी, मेन बात है कि यहाँ भाजपा, हमारे किशनगंज में भाजपा बहुत पहले यहाँ ठाकुरगंज और बहादुरगंज 2 विधानसभा में जीते थे। उसके बाद से आज तक उनको यहाँ स्वाद नहीं मिला, यहाँ नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि यहाँ 70% मुस्लिम बहुल एरिया है। इस क्षेत्र में पूरे सीमांचल में मुस्लिमों का गढ़ है। फिर भी पूर्णिया, अररिया, कटिहार, यहाँ तो भाजपा के विधायक हैं भी, मगर हमारे यहाँ कोई नहीं थे। इस कारण से इस बार सीमांचल का सबसे लास्ट जिला किशनगंज में ज्यादा फोकस है कि यहाँ से कम 4 में से 4 की कोशिश है, मगर 2 यहाँ आसार है कि 2 जीत सकते हैं। यहाँ के एनडीए में सीट आ सकती है एनडीए की, और 2 में एक कांटे की टक्कर है राजद के साथ और एमआईएम के, और दूसरे में एमआईएम और इसका क्या कहता है कि कांग्रेस के साथ टक्कर है।
यहाँ का ये हालात है चारों विधानसभा में। अच्छा, और राहुल अगल गांधी बगल भी के आज पहुंचे। राहुल गांधी की जो जनसभा हुई। जनसभा के दौरान वोट चोरी को लेकर भी उन्होंने बातचीत की और तमाम तरह के वीडियोस जो सोशल मीडिया पर उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले फेज में कई जगहों पर मामूली सी इक्का दुक्का चीजें हुई है। फिलहाल वोट चोरी को बचाने को लेकर महागठबंधन की क्या रणनीतियां सीमांचल में जारी है? यहाँ राहुल गांधी ने आज अपने सभा में संबोधित करते हुए सभी लोगों को ये कहा कि आप लोग अपने अपने बूथ पर ध्यान दीजिएगा, जहां कोई दोबारा कोई वोट ना दे या गलत किसी नाम से कोई वोट आकर ना दे। इस तरीका से सभी मतदाता से उन्होंने अपना ये कहा कि आप ध्यान रखें और आप सब पर नजर दौड़ाए कि यहाँ एनडीए की कोई डुप्लीकेट कोई दूसरा लोग आके ऐसा इस तरीका से कोई वोट ना दे दे। उनका यही सभी से मेन कहना था। जिया, आप मेरे साथ बने रहिए। मुनाजिर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुनाजिर से भी जो हालात हैं दूसरे फेज के उसको लेकर कर लेंगे थोड़ी सी बातचीत। मुनाजिर, तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, रोड शो हुए, जनसभाएं हुई, लेकिन अब प्रचार वाली मुहिम थम सी गई है। अब तमाम चीजें जो है वो डिपेंड करेगी दूसरे फेज की वोटिंग पर। किस तरह के हालात हैं दूसरे फेज को लेकर 122 सीटों पर? 122 सीटों पर जो अभी वोटिंग चल रही है, जो अभी प्रचार आज समाप्त हो गई है, लेकिन बड़े बड़े जो राज्य के मंत्री थे, सरकार के मंत्री थे, वो चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि एक बिहार की बात करें तो 2014 के बाद पहली बार केंद्र सरकार के मंत्री चुनावी रैलियां बिहार विधानसभा चुनाव की रैलियां करी। कल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह आए और कल कहे उन्होंने एक सभा में कहा कि बिहार से घूसपैठियों को निकालना है। हालांकि 20 साल से उनकी सरकार है और 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, तो ये घूसपैठियां कहाँ से आ गए हैं बिहार में। और इस बार जो चुनाव में घूसपैठियां की बात की, घूसपैठियां किधर से? हालांकि सरकार तो उन्हीं की है, तो फिर घूसपैठियां क्यों नहीं निकली गई? और अगर सीमांचल की हम बात करेंगे तो सीमांचल में 224 सीटें हैं, जिसपे 210 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और 70.50 लाख मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे। और इस बार इस सीट पर कई मतदाता का नाम भी छटे हैं, जैसे कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के चारों में 7% मतदाताओं के नाम सूची से हटाया गया है इस बार। जिया, आपसे भी यही जानना चाहूंगा दरअसल, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग में बहुत सारे लोगों ने आगे आकर कहा कि उनके वोट का इस्तेमाल पहले कर लिया गया है। कुछ मतदाताओं ने यह भी कहा उनका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल ही नहीं है। इस तरह के वाकयात क्या सीमांचल में भी देखने को मिलेंगे वोटिंग वाले दिन? देखिए, अभी तो कहा नहीं जा सकता है, ये तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता चलेगा कि क्या ऐसा कुछ मामला है कि नहीं है। मगर यहाँ भी लगभग 1.5 लाख वोटर नाम ये हुआ था, कटा था एसआईआर में। मगर फिर कुछ लोग अपने पेपर दिखा के, जैसे जिसका कट गया उसको वो अपना पहचान दिखाया कि भाई हम यहाँ ये है वो है, अपने गार्जियन का सबका, तो कुछ लोगों का नाम जुटा है। फिर भी आने वाले 11 तारीख को देखा जाएगा। इस पर नजर बनाए रखेंगे हम लोग कि क्या ऐसा कोई मामला हो तो जरूर उस पर नजर दौड़ाएंगे, रखेंगे। अच्छा जिया, मुस्लिम वोट बैंक की खास तौर पर मैं बात करूंगा। एमआईएम ने पूरी ताकत वहां पर झोंक रखी है। हैदराबाद से जीते हुए विधायक जिनमें से माजिद हुसैन है, उनको भी लेकर सदर मजलिस जो है वो मंच पर उनसे बुलवाते, तकरीर करवाते नजर आए। दूसरी तरफ महागठबंधन ने इकरा को भी मंच पर बुलाया और जिस तरीके से महागठबंधन ने भी मुस्लिम लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने की कोशिश की, क्या लग रहा है बढ़त दरअसल किसके खाते में? देखिए, यहाँ के जो मेन युवा जो है, युवा ओवैसी के बहुत समर्थक है, एकदम दीवाना है उनका कहना है कि ओवैसी साहब जो भी बोल ले वो सही बोल ले, हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, हम लोग अपना हक लेंगे। मगर यहाँ क्या होता है कि लास्ट जैसे कल 10 तारीख है, 11 तारीख के बाद 10 तारीख के रोज रात में फिर लोगों का मंशा चेंज हो जाता है। वो बोलता है अब सरकार जो बनाएगी उसी को हम लोग को देखना है, यही सोच के फिर। मगर आज का जो सभा हुआ, इकरा हसन जो आके यहाँ जो सभा की है वो बहुत ही लोगों को प्रभावित की है। उन्होंने अपना ये कहा कि अगर यूपी जैसा सरकार चाहते हैं तो फिर आप इनको जिताएं, और नहीं तो आप महागठबंधन को जिताकर अपना सरकार बनाएं और अपने आप खुश रहे और यहाँ हर चीज मुहैया होगी, सरकार बनेगी तो आपको
ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, लोगों को चैन सुकून रहेगा। यहाँ पे ये क्या कहता है कि आपको पुलिस राज जो भी प्रशासनिक ये है, उनका कहना है कि ये सब चीज कम हो और लोगों को आराम रहेगा। नहीं तो फिर हमारे यूपी में जिस जो हालात है वैसी हालात यहाँ भी बन जाए। नहीं, बिल्कुल जो रणनीति दरअसल महागठबंधन ने बनाई है, इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन को लगातार वो मंचों पर लेकर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं एमआईएम की कार्ड ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन मुनासिर तरह तरह के बयान अब जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। पवन खेड़ा का कल एक स्पेशल बयान आया, वो दरअसल ये कह रहे थे कि अब जितने भी जो मंत्री हैं पुरानी सरकारों में, वो अपने आवास पर पैकिंग शुरू कर चुके हैं, अपना बस्ता बोरिया ढो रहे हैं और कहीं किसी विभाग में अब आग भी लग सकती है, फाइलें चोरी हो रही है। क्या ये जो है वो तमाम जो बयानात हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का एक सवाल है, या अपने आप में महागठबंधन इतना शोर हो चुका है कि जीत उनकी यकीनी है है? बिल्कुल जी, पवन खेड़ा कल मोरिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मोरिया होटल के जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उनमें कागज से झांप दिए गए थे। उनका आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह उसमें किसी अधिकारी से छुपके मिलने जाते हैं, जो उन्होंने कहा। और जब गृह मंत्री अमित शाह ने कई मंच पर सट्टा की बात की, तो पवन खेड़ा ने कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सट्टा सटा करके मुख्यमंत्री अपने चेहरा घोषित करवा लेना चाहिए। हालांकि इस तरह की बयानबाजी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा में ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली, जिससे काफी वहां हड़कंप मच गई है। कई अधिकारी को वहां पर निलंबित भी कर दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग का अभी तक कोई इसमें बयान सामने नहीं, अधिकारी बयान सामने नहीं आए हैं। चुनाव आयोग इस पर अभी भी मौन है। यही अगर हम सुपौल की बात करेंगे, सुपौल में 5 विधानसभा सीट है, जिस पर 5 से 3 सीट इसमें से एनडीए के खाते में जाते नजर आ रहे हैं और 2 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाएगी। हालांकि सुपौल सीट जो है इस पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा, और वहीं छातापुर विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है। निर्मली विधानसभा पर थोड़ा कुछ सीटों पर आपको बता दें कि निर्दलीय और जनसुराज भी उस पर हावी रहेंगे। बिल्कुल सही। सुपौल जिले के तमाम सूरत हाल जो है वो बताए हैं मेरे साथी मुनासिर ने। जिया साहब, अब एक आखिरी सवाल आपसे भी ले लेता हूँ। जाहिर तौर पर जिला प्रशासन, इंतजामिया पिछले फेज में भी दावे करता रहा कि हम बहुत मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी तस्वीरें हमने देखी, फर्जी वोट डालकर युवा खेतों में भागते हुए भी नजर आए थे। इस बार जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, वॉर रूम को किस तरीके से बनाया गया है, और जाहिर तौर पर ये 3 लेयर में सुरक्षा तो रहेगी, लेकिन सीमांचल काफी संगीन इलाका रहा है, संवेदनशील इलाका रहा है, वहां पर इस तरह की चीजें होती रही है पहले भी। इस बार क्या कुछ खास तैयारियां हैं जिया? यहाँ प्रशासनिक तैयारियां फुल कर दी गई है, हर जगह सेक्टर बनाया गया है, सभी पदाधिकारी को एकदम स्पेशल कह दिया गया है कि आप लोग अपने नजर बनाए रखें, कहीं भी कोई बोकस वोटिंग ना हो, कहीं कोई ऐसा कोई मामला ना हो जिससे प्रशासनिक बदनामी हो। इस तरीका से हमारे जिला पदाधिकारी जो विशाल राज जी है पूरा तैयारी के साथ एकदम कल चुनाव में उतरे हुए हैं और पूरा फुल अपने से नजर बनाए हुए हैं, और किसी के कोई ना हो, इसके लिए कोई गलत कार्य ना हो, इस पर प्रशासनिक नजर पूरी तरह से लगी हुई है सब जगह। सुपौल में मुनासिर, सुपौल में किस तरह के हालात? जिला प्रशासन तैयार है, मुस्तैद है, कल अब डिस्पैच भी होंगी, ईवीएम मशीनें अपने अलग अलग बूथों पर पहुंचेगी, किस तरह की अपडेट है आपके पास? सुपौल में 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसमें 19 लाख मतदान 45 प्रत्याशियों का किस्मत का लेंगे, और काफी सुपौल प्रशासन ने काफी तैयारी कर ली है। 11 नवंबर को मतदान है, और जो भी तरह तरह की वहाँ पे व्यवस्था की गई है। कहीं पर महिलाएं की, वो जो महिलाएं वोटर है उनके लिए व्यवस्था की गई है, जो बुजुर्ग है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो बहुत सारे चुनाव को लेकर व्यवस्था की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया गया है, पुलिस हर एक चौक चौराहे पर चौकन्ने है, और जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनकी तलाशी कर रहे हैं। और आज सुपौल में आखिरी प्रचार प्रसार था, इनको लेकर भी जो भी गाड़ियां प्रचार कर रहे थे उनको भी कई जगह जब्त किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिया और मुनाजिर, ग्राउंड जीरो पर आप बने रहें और मुंसिफ के दर्शकों को, नाजरीन को अपडेट जो है वो फौरी तौर पर पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे।
भागलपुर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र वोटरों में बेदारी पैदा करने के लिए एक अनोखी रैली दरअसल निकाली गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये रैली जीवन जागृति समिति की जानिब से घंटाघर से बनाली चौक तक निकाली गई, जिसका सबसे बड़ा मरकज तवज्जो का जो था वो 15 फीट ऊंची ईवीएम मशीन थी। रैली का मकसद 100% वोटिंग का पैगाम आम करना था। समिति के सदर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि मुहिम लोगों को वोट की अहमियत समझाने के लिए चलाई जा रही है ताकि वो सही नुमाइंदा मुंतखब कर सकें। रैली में स्कूलों के तलबा, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स और शहरियों ने भरपूर हिस्सा लिया। सबके हाथों में नारे दर्ज तख्तियां थी, जैसे पहले वोटिंग, फिर नाश्ता और आओ मिलकर करें कोशिश, 100% वोटिंग हमारा यकीन। शहरियों ने जोश व खरोश से रैली का इस्तकबाल किया और 15 फीट ऊंची ईवीएम के साथ तस्वीरें ली। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हर वोट अहम है और जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब हर शहरी अपनी शराकत को यकीनी बनाएगा। पूरे विश्व में भारत प्रजातंत्र का सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश में सबसे बड़ा ईवीएम मशीन नहीं हो तो फीका लगता है। इसीलिए प्रजातंत्र के महापर्व में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और लोगों को जागरूक करने का हम लोगों ने आज कदम ताल किया और इसमें एनसीसी 4th बटालियन का बहुत सहयोग रहा, उनके अधिकारियों, उनके सारे एनसीसी कैडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का कहना है कि ये एक ऐसा पर्व है जो किसी जाति और धर्म में नहीं बना है, सभी जाति धर्म के लोगों का यह पर्व है और इस पर्व को आप आराम करने में नहीं बिताएं, घर में या पार्क घूमने में नहीं चले जाएं। आप पहले मतदान का वो अधिकार, अपना जो कर्तव्य है जो 5 साल में आपको मिलता है, आप सोच समझ तात्कालिक लाभ के चक्कर में नहीं पड़े। आपको यदि लगता है जो भी पार्टी आपको, जो भी कैंडिडेट सबसे अच्छा लगता है, जो लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास करेगा, उसको जरूर वोट दें। हमें अपने वोट का नोटा यूज नहीं करना है। जो भी नेता आपको अच्छे लगे, जो भी लीडर, उनको वोट दे। ये नहीं देखना कि हमें तत्कालिक कितना लाभ मिला, हमें अगले 5 सालों में कितना कैसे लाभ मिल सकता है। वैसे नेता को चुनना है जो हद से ज्यादा आपके लिए काम करे, आपके तरफ पूरा में एकदम पूरा जितना हो सके उतना सहयोग करे आपको। ये नहीं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत में कानून नज़्म बरकरार रखने के लिए दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डीजीपी के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास हलकों में इजाफी फोर्सेस तैनात की गई है, जबकि सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन कैमरों के जरिए पोलिंग मराकज पर सख्त नजर रखी जाएगी। द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या लगभग बराबर है, 121-122। द्वितीय चरण में जो जिले हैं जहां मतदान होना है वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। भारत नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर 7 जिले अवस्थित हैं। इसके अलावे वेस्ट बंगाल से जो हमारे राज्य की सीमा लगती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ पे चुनाव है द्वितीय चरण में। वेस्ट बंगाल के अलावे झारखंड से हमारी सीमा लगती है, उसमें भी चुनाव है। भागलपुर, जमुई, बांका वगैरह वगैरह जो बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे झारखंड से हमारी सीमा लगती है। अच्छी खासी हमारी एरिया सीमा है, सीमा की लंबाई है जहाँ पे हमारा झारखंड से सीमा लगता है। नवादा हो गया, जमुई हो गया, फिर गया, औरंगाबाद। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये तीनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी की गई। बीजेपी के लीडर्स और कारकुन उत्तर प्रदेश से आकर हरियाणा में वोट डालते नजर आए और अब बिहार में भी वोट चोरी की कोशिश जारी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील की महिला की फोटो 1-2 बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का,
उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो, थोड़ा उसको उठाइए ना। और यहाँ पे एक सेकंड, कोई हार नहीं मान रहा हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे, इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ पे, वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कारण ये वोट चोरी करते हैं। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि हम बिहार में अब कूड़ेदान में वीवीपैट की स्लिपें मिल रही है, वोटों के चोरी की कोशिशें जारी है, स्ट्रांग रूम पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं, बिजली काटी जा रही है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन मरकजी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहा है। इस दौरान कन्हैया कुमार ने भी डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथ लिया। सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि मिली भगत है। हमें आप पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है। बिहार के लोग, बिहार का मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। कोशिश करने दीजिए, हमें पूरा भरोसा है बिहार पर कि बिहार इनको रंगे हाथों पकड़ेगा भी और इनको सजा भी देगा। तो उनको सपने देखने की आदत है, देखने दीजिए। हकीकत यह है, और आप लोग भी अपने सोर्सेज से पता लगाएंगे, कि भारी बहुमत से प्रथम चरण में महागठबंधन आगे है। चर्चा आपने बंद कर दी तो बंद हो गई, हमारे बीच में तो चर्चा चलती रहती है। हर वर्ग और हर समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किस पार्टी से है, किससे नहीं है, वो बात की बात। और ये दोनों इंजन दो दिशाओं में चल रही है, इसीलिए दोनों इंजन धुआं फेंक रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव की आहट है, और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद यह देखने को मिल रहा है कि दूसरे चरण का अंतिम दिन का आज चुनाव प्रचार है, और ये अंत नहीं है। बिहार में बदलाव की शुरुआत जो पहले चरण में हुई है, वो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी ने कहा कि वोटों की चोरी हो रही है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए चोरी के वोटों से हुकूमत बना रही है। ये सब अवाम देख भी रही है, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। मुकेश सहनी ने कहा कि इस मामले पर मरकजी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन दोनों जवाबदेह है। दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं, और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया, तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया, उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि बिहार के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, कई जगह पर बिजली काटी जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली हैं। ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन मरकज के इशारों पर काम कर रहा है। अवाम को इसका जवाब वोट के जरिए देना होगा। सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है, और जो कौन होते हैं वो जो ड्यूटी पे, आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं वो। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के बाद नालंदा कॉलेज में रखी गई ईवीएम मशीनों के सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो जाने पर आरजेडी कारकुनान ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। इस्लामपुर असेंबली के आरजेडी उम्मीदवार राकेश रोशन ने ईवीएम में छेड़छाड़ का खदशा जाहिर करते हुए इसे सियासी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पूरी तरह जानिबदार है और ये कदम इंतखाबात पर असर डालने की कोशिश है। जिला इंतजामिया ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फीड मुसलसल चल रहा था और बैकअप सिस्टम भी फ़ाल था। इंतजामिया ने उम्मीदवारों के नुमाइंदों को लाइव फीड दिखाकर इत्मीनान दिलाया। कॉलेज के अहाते में फिलहाल गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है। देखिए, हम तो इसको राजनीतिक साजिश की बू ही न मानेंगे।
टेक्निकल एरर यदि है तो इसको तो एक्सप्लेन करना होगा जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनको। हम तो अपनी आशंकाओं को जब बता रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर के सिमरी ढाब वार्ड नंबर 12 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 18 साल नौजवान प्रीतम कुमार की लाश उसके घर के पीछे मुश्तबा हालत में मिली। मुतवफ़ी आरजेडी नगर सदर सुरेंद्र यादव का बेटा था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सहरसा सदर अस्पताल भेज दिया। डीएसपी मुकेश के मुताबिक मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़ेह होगी। सुरेंद्र यादव ने कहा कि लूट खसोट के खिलाफ बोलता था, उसी वजह से मेरे बेटे को मार दिया गया। मुझे पहले भी झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की गई थी। दुनिया भर में एनिमल फार्म और 1984 जैसे शाहकार नावलों के मुसन्निफ जॉर्ज ऑरवेल के तौर पर मशहूर एरिक आर्थर का जन्म 1903 में बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। मगर अफसोस कि आज उनका पैदाइशी घर बदहाली झेल रहा है और हुकूमती गफलत का शिकार है। घर की खिड़कियां टूट गई है और दीवारें बोसीदा हो गई है, छत झुक चुकी है। इहाते में आवारा जानवर घूमते नजर आते हैं, जबकि लोहे का गेट जंगालूद और निढाल हो चुका है। पेश है जॉर्ज ऑरवेल के पैदाइशी घर पर यह खास रिपोर्ट। आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। एरिक आर्थर ब्लेयर को दुनिया भले ही ना जानती हो, लेकिन उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के उपनाम से दुनिया भर में शोहरत बटोरी है। एनिमल फार्म और 1984 जैसी डायस्टोपियन क्लासिक्स के लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ था। मोतिहारी के जिस घर में 1903 में ऑरवेल का जन्म हुआ था, वो अब उपेक्षा का शिकार है। आवारा जानवरों को इलाके में घूमते देखा जा सकता है। इन्हें परिसर में घुसने से रोकने के लिए लगाया गया लोहे का गेट भी ढीला हो चुका है और बस किसी तरह टिका हुआ है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है और छतें झुकी हुई हैं। ये सब बदहाली और बरसों से इस जगह को नजरअंदाज करने की कहानी बयां कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 2010 में बिहार प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत ऑरवेल के घर को संरक्षित स्थल घोषित किया और उसके कायाकल्प का वादा भी किया। हालांकि इलाके में रह रहे स्कॉलरों का आरोप है कि इसके बावजूद तस्वीर में खास बदलाव नहीं आया। 2012 में मुख्यमंत्री खुद आए हुए थे, नीतीश कुमार। उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए विजिटर्स बुक में लिखा है कि मैं इस जगह के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं यहां पुनः पधारूंगा। वो विजिटर्स बुक में उनका सिग्नेचर के साथ है। लेकिन चीज़ें सर 2014 में जब रिनोवेट हुआ, उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो एक धरातल पर वापस जाने लगी। रिनोवेट होने के बाद नया भवन, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक लोगों में फिर से एक राजनीति होने लगी कि गांधी के स्थान पर जो है चंपारण सत्याग्रह की भूमि पर एक अंग्रेज साहित्यकार के जन्मस्थली को इतना संवारने की क्यों जरूरत है। मोतिहारी में ऑरवेल की शख्सियत से लोगों को रूबरू कराने के मकसद से बनाई गई एक स्थानीय समिति के अध्यक्ष उनके जन्मस्थान की बदहाली की वजह बयां करते हैं। उनके मुताबिक कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी के जुड़ाव वाली धरती पर एक ब्रिटिश लेखक की विरासत को बढ़ावा देने का विरोध करते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने इसको एक हेरिटेज साइट, प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। फंड भी कुछ इसमें रिलीज हुआ, कुछ उसका रिनोवेशन भी हुआ। लेकिन आगे चल के हम तो कहेंगे कि कुछ सरकारी उदासीनता के कारण और एक सेक्शन, वेरी फ्यू, बहुत कम लोगों का ये धारणा, ये मानना है